हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट किया था कि चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल या एसएससी का अन्य कोई एग्जाम या आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी का सिलेबस हम बारी बारी से आपको कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले कि हमने जो कल वीडियो अपलोड किया था उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आपका इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आप सब जानते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कितना ज्यादा जरूरी है। यहां से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस सबसे पहले जानना चाहिए। तो सिलेबस क्या रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, यह हम सबसे पहले जानेंगे। यानी अर्थशास्त्र का हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो बारी बारी से हम आपको सिलेबस बताएंगे और बारी बारी से उसी प्रकार हम आपको यह सिलेबस कंप्लीट भी करवाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का परिचय। हम इस चैप्टर में बताएंगे कि किस प्रकार हमारा इकोनॉमिक्स का जन्म होता है और इसके फादर कौन कहे जाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, इस तरीके से हम आपको पूरा चैप्टर करवाएंगे। ओके, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर एक शब्द लिखा है इकोनॉमिक्स और यहां पर लिखा है इकोनॉमी। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या है, इन दोनों में आपको फर्क भी बताया जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी, जैसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इन सब के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। सबसे पहला दुनिया में कौन सा बैंक बना, भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा बना और इस तरीके से किस बैंक का क्या इतिहास रहा है, कौन सा बैंक कब बना है, ये सारी जानकारी हम आपको हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में देंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। देखिए, वैसे तो हम आपको ये टॉपिक में ही बताएंगे, लेकिन आपको ये जो शब्द लिखा हुआ है नेशनलाइजेशन, जिसका मतलब है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को जब सरकार खरीद लेती है उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं, नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो बैंकों को कब सरकारी किया गया, कितने बैंक पहले स्टेज में सरकारी किए गए, ये सब आपको फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में हम कवर कराएंगे। आप जानते हैं कि फिलहाल हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं। तो पहले, इससे पहले कितने थे, बहुत सारे बैंक थे। तो वो सब बैंक कब बने, कैसे बने, उन्हें कब नेशनलाइज्ड किया गया, ये हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। ओके, इसके बाद हम समझेंगे सेकंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। बाद में इंदिरा गांधी के समय पर ही पहला और दूसरा दोनों ही नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किए जाते हैं। इसमें बहुत से प्राइवेट बैंक फिर से सरकारी बनाए जाते हैं। तो पहला जो नेशनलाइजेशन होता है, इसमें आपके 14 बैंक, जो 14 बैंक होते हैं ये सरकारी किए जाते हैं और इसमें ये 6 बैंक सरकारी किए जाते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यानी उनके शेयर गवर्नमेंट खरीद लेती है। तो यहां पर हम आपको सेकंड नेशनलाइजेशन करवाएंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो सार्वजनिक बैंक हैं वो फिलहाल 12 हैं। जैसे आपने बहुत फेमस बैंकों के नाम सुने हैं, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, केनरा बैंक। ये सब बैंक कब बने, कैसे बने, इन सब की आप यहीं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा एलपीजी मॉडल। इस एलपीजी मॉडल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये मॉडल 1991 में आता है और इतना जरूरी मॉडल है कि मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम में इस एलपीजी मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, एलपीजी मॉडल के बाद आज हमारे देश की जो स्थिति है, जो हम समझते हैं कि ठीक स्थिति है पहले के मुकाबले, उस समय पर एलपीजी मॉडल ला करके इस स्थिति को सुधारा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, हमारा ये रहने वाला है। आगे देखते हैं इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिन बैंकों में या तो गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं है और यदि है भी तो वह 51% से कम है, ऐसी बैंकों को हम प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। और आप जानते हैं कि भारत में बहुत से प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं फिलहाल।
इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सा बैंक कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहां है, और एग्जाम ओरिएंटेड और आपकी नॉलेज के लिए भी, अगर आप कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं या कभी भविष्य में देंगे, या आपके परिवार में कोई सदस्य है जिसे नॉलेज चाहिए बैंकों का, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उसके लिए है। हम सारी जानकारी एकदम ऐसे बताएंगे जो प्रॉपर आपको समझ में भी आएगी, चाहे आप ग्रेजुएट किए हुए हो या फिर आपने 8th क्लास ही कर रखी हो, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ओके, इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर बैंक के बाद में हम पढ़ेंगे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये होते हैं। ये बैंकों में भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। बहुत अच्छी पोस्टें इसमें निकलती हैं, जैसा कि लास्ट टाइम आपको बताया गया है। ठीक है, आरआरबी हम आपको बताएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इनको फाउंड किया जाता है, एक सरकार के द्वारा, राज्य सरकार का कितना सहयोग रहता है, केंद्र सरकार का कितना इसमें सहयोग रहता है, और एक इसमें होती है स्पॉन्सर्ड बैंक, और स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना इसमें सहयोग रहता है, ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिलहाल हमारे भारत में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, छोटे बैंक होते हैं। किस प्रकार ये बनाए जाते हैं, 300 करोड़ की इसमें लागत आती है और आरबीआई के द्वारा इन्हें लाइसेंस दिया जाता है। ये छोटे प्रकार के बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, किस तरीके से ये बनाए जाते हैं, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, कौन लाइसेंस देता है, कैसे बनते हैं, और फिलहाल हमारे भारत में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पेमेंट्स बैंक। जैसा कि आप जानते हैं कि पेमेंट बैंकों में एक पेटीएम पेमेंट बैंक था, जो कि अब इस पेमेंट बैंक नहीं रहा है, उसको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो फिलहाल अगर हम कहें तो हमारे जो बैंक बचे हैं वो केवल फिलहाल अब 5 बचे हैं, पहले 6 हुआ करते थे, पेटीएम पेमेंट बैंक को मिलाकर। आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट्स बैंक जो हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, केवल कैपिटल 100 करोड़ रुपए इसकी चाहिए होती है, और फिलहाल हमारे 5 बैंक बचे हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे पहला बैंक था पेमेंट बैंक बनने वाला। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन सा है, कहां किसका हेडक्वार्टर है, ये प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉरेन सेक्टर बैंक, जो बैंक जिनका हेडक्वार्टर हमारे देश में नहीं है, कहीं किसी अन्य देश में है, विदेश में है, ऐसे बैंकों को हम फॉरेन सेक्टर बैंक कहते हैं। कैसे बनते हैं, क्या इनका एक प्रोसेस रहता है, भारत में कौन कौन से ये बैंक हैं, इनकी टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या हमारी सरकार ने रखी हुई हैं, वो सब आपको डिटेल इसमें दी जाएगी। एग्जाम में तो बहुत सारे सवाल इससे पूछे ही जाते हैं, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य है, तो मुझे लगता है कि उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, और पता रहेगा तो बढ़िया रहेगा, तो हम आपको पूरी डिटेल इसमें देंगे। आगे रहते हैं, कोऑपरेटिव्स बैंक, सहकारी बैंक, आपने भूमि विकास बैंक का नाम सुना होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव्स बैंक होती हैं, तो ये वाली बैंकों के बारे में भी हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। आगे चलते हैं, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में कब बनता है, कितनी कैपिटल के साथ बनता है, और कहां इसका हेडक्वार्टर होता है। बाद में इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर फिलहाल है। तो आरबीआई कैसे बना, कब बना, इन सब के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। आप जानते हैं कि एक हमारे गवर्नर है फिलहाल शक्तिकांत दास, इसके अलावा इनके अंडर में 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। इसी प्रकार टोटल कितने लोग होते हैं, जैसे कि 21 मेंबर्स ऑफ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टोटल 21 होते हैं। तो इन सब के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या एक्सपीरियंस इनके लिए चाहिए, और कौन कौन ये फिलहाल हैं, तो सारी बातें आपको यहां पर बताई जाएंगी। आगे देखते हैं, आगे सिलेबस में रहने वाला है हमारा सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। फिलहाल 5 सब्सिडरीज हैं हमारी आरबीआई की, उन सब के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने आरबीआईएच का नाम सुना होगा, डीआईसीजीसी का नाम सुना होगा, बीआरबीएनएमपीएल का नाम सुना होगा, इफ्टास का नाम सुना होगा। इन सभी के बारे में हम प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे कि आरबीआई को ये सब्सिडरीज कैसे हेल्प करती हैं, ओके, कब इनको बनाया गया। आगे देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है इसमें तो वो मॉनेटरी पॉलिसी है। आरबीआई के द्वारा ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम या ज्यादा करके महंगाई को कंट्रोल करती है। तो अगर हम कहें कि महंगाई को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, आरबीआई करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है, क्या क्या टर्म्स इसमें होते हैं, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है इंटरव्यू की,
जिसने अगर पीओ का या एसओ का एग्जाम मेंस निकाल रखा है और वह इंटरव्यू के लिए जाने वाला है, तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल ना पूछा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये रहने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी। तो सभी को मॉनेटरी पॉलिसी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बाकी हमारी श्योरिटी है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी, विमुद्रीकरण। तो भारत में नोटबंदी क्यों करनी पड़ती है और कितनी बार अब तक हो चुकी है, इस सब के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि 2016 में 8 नवंबर को मोदी जी के द्वारा शाम को 8 बजे अनाउंस किया गया था और कहा गया था कि अब आगे आने वाले समय में 12 बजे के बाद यह रुपया लीगल टेंडर नहीं रहेगा, यह नोटबंदी थी। तो नोटबंदी भारत में क्यों करनी पड़ती है, कितनी बार हो चुकी है, हम डिमोनेटाइजेशन में समझेंगे। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। आप जानते हैं कि फिलहाल हमारा जो 83 रुपया है बराबर $1 है। आखिरकार ये हमारे रुपए की वैल्यू गिरी कैसे और यह कैसे गिरती है, क्या इसके रीजन होते हैं और हम इसे कैसे उठा सकते हैं, तो ये सब बातें आपको डिवैल्यूएशन में समझाई रहेंगी। सरकार खुद से कभी कभार डिवैल्यूएशन करती है। भारत ने कितनी बार डिवैल्यूएशन किया है, कब पहला डिवैल्यूएशन हुआ, ये सब हम आपको आगे आने वाले समय में सिलेबस के अकॉर्डिंग समझाएंगे। ठीक है, आगे इसके बाद फंक्शंस ऑफ बैंक, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन होता है, जैसे लॉकर फैसिलिटी है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, ये सब खोलना ये बैंकों का ही काम होता है, तो ये प्राइमरी में आता है। उसी प्रकार बैंकों के कुछ सेकेंडरी भी काम होते हैं जिसमें लॉकर फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, लोन प्रोवाइड करना प्राइमरी इसके प्राइमरी फंक्शन में आता है। तो उस तरीके से हम आपको बैंकों के फंक्शन भी बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपने नाम सुने होंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, एस्क्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट, है ना, सैलरी अकाउंट। इस तरीके के जो अकाउंट्स हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या इनमें फंक्शंस दिए जाते हैं, उन सब के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ चेक्स, आपने सुना होगा क्रॉस्ड चेक होता है। क्रॉस चेक में जब आप चेक, कभी ऐसे चेक होता है, इस चेक पर इस तरीके से लाइनें होती हैं जिसको हम अकाउंट पे ही चेक कहते हैं। पोस्ट डेटेड चेक होता है, एंटी डेटेड चेक होता है। इसी तरीके से बहुत तरीके के चेक हैं, जैसे ऑर्डर चेक है, ये सब स्टेल चेक है। ये सब आपको चेक के प्रकार हम यहां पर बताएंगे कि चेक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। कौन सा चेक ऐसा होता है जिससे केवल कैश ही निकलता है, कौन सा चेक ऐसा होता है जिसे अगर आप बैंक में लगा के आते हैं तो केवल और केवल आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, चेक में, कैश में पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सब हम आपको यहीं पर बताएंगे चेक्स के प्रकार में। ओके, इसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एटीएम। एटीएम आप जानते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, इसके द्वारा हम कैश निकालते हैं। तो ये एटीएम के प्रकार क्या क्या होते हैं? ब्राउन लेवल एटीएम होता है, ऑफ साइड एटीएम होता है, ऑन साइड एटीएम होता है, इसी तरीके से पिंक लेवल होता है, ब्राउन लेवल होता है, ऑरेंज लेवल होता है, व्हाइट लेवल होता है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस पर्पज से इनको व्हाइट लेवल कहा गया है और क्यों यूज होते हैं ये। ठीक है, सभी के बारे में बताया जाएगा। पहला एटीएम कहां लगाया गया, दुनिया में पहला एटीएम कहां लगा, इस तरीके से आपको सारी बातें एटीएम के बारे में समझाई जाएंगी। आगे चलते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट इन इंडिया, आप जानते हैं कि भारत में आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस, इस तरीके के पेमेंट एंड सेटलमेंट किए जा रहे हैं। आपने इसमें सुना भी होगा, एक स्विफ्ट चलता है, स्विफ्ट। इस तरीके से हम सभी के बारे में आपको बताएंगे, क्या आरटीजीएस होता है, कितनी लिमिट इसमें होती है, यदि आप किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आरटीजीएस के थ्रू आप कितना पेमेंट कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितनी लिमिट है। ओके, इसी तरीके से आपको हम एनईएफटी का बताएंगे, उसी तरीके से यूपीआई जो आजकल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस चल रहा है, आप 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक उसमें सेंड कर सकते हैं। तो ये पैसा कैसे सेंड होता है और क्या क्या इसके यूज हैं, इसी में हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद हम समझेंगे इंपोर्टेंट कोड्स। इंपोर्टेंट कोड्स में अगर आपको बताएं, जैसे हम पैन नंबर होता है, आईएफएससी नंबर होता है, आपने एफआईसी कोड का नाम सुना होगा, हर एक बैंक का पर्टिकुलर अलग ही होता है। इन सब के बारे में कैसे ये प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे आपको पता चलेगा आईएफएससी कोड ये है। उसी तरीके से पैन, उसी तरीके से जीएसटी है। ठीक है, उसी तरीके से सारे तरीके के हम कोड यहां पर पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हमारा रहेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग।
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी पीएसएल, बड़ा ही जरूरी एक चैप्टर है ये पीएसएल। पीएसएल में क्या होता है कि किसी भी बैंक को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या फिर वो फॉरेन सेक्टर का बैंक हो या फिर आरआरबी हो, इन सभी को किसी विशेष क्षेत्र में जो देश की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसमें कितना % लोन देना आवश्यक है। तो प्रायोरिटी पीएसएल में कुछ लिमिट्स बताई गई हैं और पीएसएल क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा हम आपको सिलेबस बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार आपको ये सारे चैप्टर करवाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, एनपीए क्या होता है? जब कोई एक बैंक किसी भी व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करवाता है और वह लोन वापस नहीं करता है, तो ऐसे में कोई भी बैंक उसे एनपीए मानता है। ये एक बैंक का लॉस होता है। तो एनपीए क्या है, एनपीए के टाइप्स क्या होते हैं, एनपीए कब रिकवर किया जाता है, रिकवरी के लिए कौन से एक्ट की मदद लेनी पड़ती है। ओके, जैसे आपने सरफेसी एक्ट का नाम सुना होगा, तो इसी में हम एक्ट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी लोन को लेने के बाद वापस नहीं करते हैं तो आप पर कौन से एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, आपकी जो प्रॉपर्टी जो आपने गिरवी रखी थी उसको कैसे बिड किया जाएगा, बिडिंग उसकी कैसे होगी, नीलामी कैसे होगी, ये सारा प्रोसीजर इसी में होता है। इसी में हम आगे चल करके पढ़ेंगे एआरसी और डीआरटी। एआरसी होता है असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सभी के बारे में चिंता मत करिए, आराम से प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ओके, एनपीए को भी हम आगे कवर कर लेंगे। इसके बाद डेवलपमेंट्स बैंक, जैसे आपने सुना होगा एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसी तरीके से आपने सुना होगा नाबार्ड, सिडबी, इन सभी डेवलपमेंट जो विशेष क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक बैंक बनाई गई हैं, उन डेवलपमेंट्स बैंक को भी हम कवर करेंगे। आगे देखते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब हम मनी मार्केट में पढ़ते हैं। तो मनी मार्केट क्या है, अधिकतम कितने समय के लिए इसमें पैसा लिया जाता है, 1 साल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा होता है। मनी मार्केट को भी प्रॉपर तरीके से सारे टर्म, जैसे हमने आपको बताया टी बिल है, उसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ेंगे, कैश मैनेजमेंट बिल पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम यहां पर, और बचा हमारा कमर्शियल पेपर्स, ये सारी चीजें हम इसी मनी मार्केट में कवर करेंगे। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। और आप सब जानते हैं कि कैपिटल मार्केट में जो हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा शेयर मार्केट यहां पर पढ़ा जाएगा। शेयर मार्केट में कैसे बनता है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जस्ट अ मिनट। जी, कैपिटल मार्केट के बाद में हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है लोगों को और बहुत ही टफ लगता है। किताबों में यदि आप पढ़ते होंगे तो इस लैंग्वेज को पढ़ करके आपका दिमाग चकरा जाता होगा, लेकिन हमारी श्योरिटी है कि यदि आपने हमारे ये वीडियोस देख लिए तो गारंटेड आपको जीडीपी हो या फिर जीएनडीपी हो या फिर जीएनपी हो या फिर एनएनपी हो, सभी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएंगी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये प्रॉपर तरीके से हम आपको समझाएंगे। इसके बाद नेशनल इनकम क्या होती है, इसके बाद दी प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग आप जानते हैं कि भारत में देश आजाद होने के बाद बनाया गया और इसका काम था कि भारत में 5 साल की योजनाएं लागू करना। ओके, योजनाएं बनाने का काम इस योजना आयोग का था। फिलहाल तो इसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम में अभी भी इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके द्वारा भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और टारगेट लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, हर 5 साल पर एक टारगेट लिया गया। किसी में एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी रख दी गई या किसी में हैवी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी गई, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़ाई जाएंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के मतलब से। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, यहां पंचवर्षीय योजनाओं से सवाल बहुत आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर रहेगा ये। आगे नीति आयोग, फिलहाल आप जानते हैं योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, इसी की जगह पर नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन रहे, पहले उपाध्यक्ष कौन रहे, नया एक इसमें एक जो डेजिग्नेशन है वो जोड़ा गया है, पोस्ट जोड़ी गई है, वो किस सीईओ की है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कौन बने, पहले कौन और अब फिलहाल कौन है, नीति आयोग का काम क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा। पॉवर्टी, निर्धनता,
पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है, पॉवर्टी को कौन कौन मीजर करता है, फिलहाल इतने रुपए कमाने वाला व्यक्ति यदि पैसा कमा रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, कितना रुपया कमाता हो वो, ऐसी सारी बातें आपको पॉवर्टी में बताई जाएंगी। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, आप जानते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी होती है, शैक्षिक बेरोजगारी होती है, इस तरह की सारी बेरोजगारी हम यहां पर बताएंगे। जैसे सीजनल बेरोजगारी है, सारी बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी के टाइप्स क्या क्या हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार की खेतियां होती हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। जिस प्रकार आपने एक नाम सुना होगा एग्रीकल्चर में कि जो हम प्रोवाइड करवाते हैं केसीसी, केसीसी कैसे होता है, इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम एग्रीकल्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा इंडस्ट्री। पहली इंडस्ट्री में नीतियां कुछ बनी हैं, नीतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक, आप जानते हैं कि भारत या कोई भी देश इस वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेता है, लोन लेता है, तो वर्ल्ड बैंक से डेवलपमेंट के लिए पैसा लिया जाता है, आईएमएफ से भी पैसा लिया जाता है, लेकिन वो डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है, वो बहुत रेयर केसेस में लिया जाता है। तो कब पैसा वर्ल्ड बैंक से लेना होता है, कब पैसा लिया जाता है, और वर्ल्ड बैंक कब बना, कैसे बना, ये सारे फंक्शंस इसके बताए जाएंगे। WTO आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सभी देशों की सेंट्रल बैंकों के ऊपर एक ही है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है IMF। आपने देखा ये IMF जो होता है ये बड़ा ही एक जरूरी संरचना ये होती है IMF में, और IMF के थ्रू सभी देशों की सेंट्रल बैंकों को कंट्रोल किया जाता है। बात समझ में आ रही है। IMF के बारे में समझेंगे, क्या काम इसके होते हैं और कब ये बनाया गया। इसके बाद पेमेंट बैलेंस, भुगतान संतुलन, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा आपको। बजट, आप जानते हैं कि अभी हमारा अंतरिम बजट आया है, इसके बाद अभी बजट आएगा, बजट के बारे में प्रॉपर तरीके से टाइप्स ऑफ बजट हो गए और सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझाई जाएगी। बेसल नॉर्म्स क्या हैं, इनके मापदंड क्या होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, बैंकिंग एम्बुड्समेंट, अगर आपकी बैंक में कोई बात नहीं सुनी जा रही है और वह बात 20 लाख रुपए तक की है, तो आप बैंकिंग लोकपाल में 30 दिन के बाद, यानी अगर बैंक में कोई बात आपकी नहीं सुनी जा रही है और आपका केस जेन्युइन है, तो 30 दिन के बाद आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। यहां पर टर्म एंड कंडीशन रहती है कि मैक्सिमम जो मामला है वो 20 लाख तक का होना चाहिए। बैंकिंग लोकपाल के क्या क्या काम है, कैसे कंप्लेन की जाती है, सारी डिटेल आपको दी जाएगी। आगे इकोनॉमिक टर्म्स, आर्थिक शब्दावली, जो कुछ भी बचेगा हम इसी में कवर करेंगे। जैसे बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, कब ये यूज किए जाते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस, जो कुछ भी बचेगा जो हमने यहां नोट नहीं किया है, जो आपको सिलेबस में नहीं बताया है, ठीक है, वो सब कुछ हम यहां पर कवर कर लेंगे। और फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमसे यहां सिलेबस में छूटी है, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको ऐड ऑन करके सिलेबस में आगे करवा देंगे। ठीक है, तो यहां इसके बाद आपको बता दें, हमने यहां पर सिलेबस को तो कंप्लीट कर लिया है कि सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। फिर भी यदि आपको लगता है कि सिलेबस में कुछ छूटा है, यदि आपको लगता है, तो हमें आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक को आगे ऐड करके आगे चीजें आपको करवा दी जाएंगी। ठीक है, इसी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इन सभी को चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल के साथ में आप जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में, चाहे आपने टेलीग्राम पर बना रखे हो या व्हाट्सएप पर, सभी पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यदि आप इसके अलावा हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ऐड लगा करके आप रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं चैनल पर, तो वहां पर भी ऐड रणधीर एजुकेशन लगा करके आप जुड़ सकते हैं। ऐसे ही आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।